चलो न्यूक्लियस लेक्चर नंबर 2 बाय वन एंड ओनली सोहम सर। मेरे को मेरा नाम पता है। देखो न्यूक्लियस पे लास्ट लेक्चर बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पढ़ाया था आपको, एंड आई एम होपिंग कि आप सबने अच्छे से उसको किया होगा। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशंस न्यूक्लियस के अंदर घुसे थे हम लोग, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार सब सीखा था, है ना। आज थोड़ा आगे जाके न्यूक्लियस के थोड़ा और अंदर घुसेंगे और जानते हैं कि अंदर क्या क्या है, खोजते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस के अंदर और क्या समझ है और क्या पढ़ाई है हमारे लिए और क्या इन्फॉर्मेशन इज देयर, है ना। तो उसी सेगमेंट में हम स्टार्ट करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस कि उसकी साइज क्या है, ठीक है। उस साइज को खत्म करते ही फिर डिस्कशन करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पे कि न्यूक्लियस किस एनर्जी से बंधा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए क्या करना है, कितना एनर्जी देना है। बहुत फैंटास्टिक डिस्कशंस आर गोइंग देयर टुडे। चलो तो साइज ऑफ न्यूक्लियस पे बात करें। ये न्यूक्लियस नाम का पंगा, ये इमेजिनेशन रूथरफोर्ड का था। रूथरफोर्ड ने न्यूक्लियस को इमेजिन भी किया और उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव भी किया, उसके एग्जिस्टेंस को स्टैब्लिश किया। यस, अब रूथरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे कुछ गाइगर मार्सडन, उनको रूथरफोर्ड ने कुछ सजेशंस किए और अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट करवाया। किया नहीं, करवाया। गोल्ड फॉइल है, उस पर आपने पढ़ा होगा 8-9 में कहीं, हाँ, कि गोल्ड फॉइल है, इस पर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग करो तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकरा के वापस आते हैं, कुछ साइड में से निकल जाते हैं। ये सारा एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, तो उस पर अभी हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। इन अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट से गाइगर और मार्सडन ने बताया कि गोल्ड का जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस 4 × 10⁻14, गर्म है चाय भी, 4 × 10⁻14 मीटर से थोड़ा कम है। फिर रूथरफोर्ड ने फिर एक्सपेरिमेंट खुद किए, अल्फा को हटा के उसने प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के तौर पे इलेक्ट्रॉन को लिया। गाइगर मार्सडन को बोला कि आप अल्फा का और गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन उन्होंने खुद ने अल्फा नहीं लिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट एलिमेंट पे प्रोजेक्टाइल करवाया, ठीक है। उसमें से जो निकल के आया ना सब एक्सपेरिमेंट्स के आंसर, उन आंसर के बेसिस पे उन्होंने एक परफेक्ट फॉर्मूला दे दिया न्यूक्लियस की रेडियस का, कि भी कोई भी न्यूक्लियस ले लो उसका रेडियस ये होगा। एक एवरेज रेडियस फॉर्मूला उन्होंने दिया, ठीक है। फिर वहां से पूरा न्यूक्लियस का साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी सब निकल के आएगा, क्योंकि रेडियस पता चल गया, फिर क्या है, वॉल्यूम पता चल जाएगा 4/3 πr³ से, वॉल्यूम पता चल गया, डेंसिटी पता चल जाएगा, है ना, पूरा कनेक्शन। हाँ, लेकिन इस थियरी को एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछते हैं तो हम सीधा रेडियस से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये पहले का इंट्रोडक्शन स्टोरी लिखना है, तो 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं ना। चलो, क्या था सबसे पहला पॉइंट, वही वाला धांसू, रूथरफोर्ड इमेजिन द न्यूक्लियाई एंड स्टैब्लिश इट्स एग्जिस्टेंस। ये सबसे अच्छा रहेगा ओपनिंग पॉइंट आपके लिए। रूथरफोर्ड इमेजिन न्यूक्लियस एंड स्टैब्लिश इट्स एग्जिस्टेंस। ये इंट्रोडक्शन पॉइंट अच्छा रहेगा। फिर वो लिख दो कि रूथरफोर्ड ने गाइगर मार्सडन को बोला था, वो वाला लिख दो। अकॉर्डिंग टू द सजेशंस ऑफ रूथरफोर्ड, सजेशंस फ्रॉम रूथरफोर्ड, गाइगर एंड मार्सडन, इन्होंने अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट किया, किसके साथ, गोल्ड फॉइल के साथ, और निकल के क्या आया रिजल्ट, ये कि रेडियस 4 × 10⁻14 मीटर से कम है गोल्ड के न्यूक्लियस का, ठीक है। तो रूथरफोर्ड को पता लगा कि भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट से रेडियस का अंदाज मिल रहा है, तो चलो मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने, लेकिन उन्होंने अल्फा के साथ नहीं किया था, उन्होंने किसके साथ किए थे एक्सपेरिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन, हाँ राइट है, अभी तो बात हुई थी अपनी, हाँ। तो रूथरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन को लिया एज ए प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया और डिफरेंट एलिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किए और एक फिर रेडियस का फॉर्मूला निकाल के लाए।
तो हेयर इज योर एवरेज रेडियस, एवरेज रेडियस r इज इक्वल्स टू r0 a रेज टू 1/3। अभी 1 मिनट भी चाय पी लूँ, थोड़ा शूटिंग वूटिंग होल्ड करो अपना। भाई हो गया चाय पानी, अब पढ़ते हैं। देखो रुदरफोर्ड ने ये फॉर्मूला दिया। अब फॉर्मूला हाथ में आते ही मैं तो डिस्को करने लगा। हाँ मैं तो न्यूक्लियस का डेंसिटी अभी निकाल के लाता हूँ, देखो। लेकिन 1 मिनट, डिस्को के चक्कर में यहाँ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भूल रहे हैं। क्या भूल रहे, देखो जैसे ये A है, तो A क्या है? हाँ एटॉमिक मास। ऐसे धीमे नहीं बोलना है, जोर से बोल सकते हो आप, ऐसे एटॉमिक मास। ये क्या है? तो बोल सकते हो आप एटॉमिक मास। अच्छा मास है तो उसको हम m भी लिख सकते हैं, लेकिन एटॉमिक मास के लिए सिंबल A है, वरना मुझे तो m लिखने में ही ज़्यादा मजा आता है। मास है ना, ठीक है। ये R0 पे स्टोरी है। अच्छा इसका वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और इट कैन बी रिटर्न एज 1.2 फर्मी ऑल्सो। अच्छा वन मोर थिंग अबाउट दिस R नॉट में वेराई अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। जैसे रुदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्टाइल के तौर पे लिया। प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मतलब जिसका फायरिंग करना है आपको किसी ना किसी फॉइल पे, गोल्ड के या कोई और एलिमेंट के। गाइगर मास्टर ने किससे किया था? अल्फा। रुदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल आप चेंज करते हो तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, तो वो अच्छा पॉइंट है, लिख सकते हो। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, प्रोजेक्टेड पार्टिकल, ठीक है। ओके तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन। अब सीधा डेंसिटी पे आ जाओ, रुको। हाँ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। चलो डेंसिटी का फॉर्मूला है रो मास अपॉन वॉल्यूम। बात न्यूक्लियस की हो रही है तो न्यूक्लियस के मास को तो हम A लिखते हैं ना, एटॉमिक मास। हाँ वॉल्यूम क्या लेंगे? अब तो न्यूक्लियस को हम एवरेजली स्फेरिकल ही समझते हैं, 4/3। ठीक है बेटा, यहाँ तक हुआ। अब आगे बढ़ो, A अपॉन 4/3 पाई R, इससे रिप्लेस करो, R0 A 1/3 का क्यूब। So density is equals to A upon 4π/3 R0 क्यूब एंड A। क्यों? ये 3 है ना, इस 1/3 को तो गया, अब इसको क्यूब मिल गया, A कैंसिल, 3 गया ऊपर, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4π R0 क्यूब। अब इनकी वैल्यू रखो, 4 इंटू 3.14, R0 का वैल्यू क्या? 1.2 फर्मी, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब आएगा। डेंसिटी निकल के कुछ 2.7 10⁻17 2.7 या 3 कुछ आएगा, देख लें। हाँ कैलकुलेटर देख लेना, 2.3 kg पर मीटर क्यूब। अब आप क्या कर रहे हो? पढ़ते पढ़ते इंफॉर्मेशन ले रहे हो, यहाँ से सारा ये डेटा आपके दिमाग में डिलीवर हो रहा है, लेकिन मुझे लिखते लिखते कुछ और सूझ गया। ये जैसे ही फॉर्मूला देखा ना, ऑब्जर्व कर लिया कि यार ये तो दुनिया का कोई भी न्यूक्लियस लेके आओ, सबके लिए आंसर यही आएगा, चाहे वो गोल्ड हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, सारा तो कांस्टेंट है अंदर, कौन बदलेगा? तो कोई भी न्यूक्लियस हो ना, उसका डेंसिटी यही रहेगा। समझो आप बात को, है कि नहीं? हाँ सिचुएशन बदल सकता है आर की वजह से, इफ यू आर चेंजिंग योर प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, तो थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है कि सभी न्यूक्लियस का आंसर यही आएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई टर्म है ही नहीं जो न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट हो। जैसे इसमें ना तो एटॉमिक मास बच गया, न जेड है, न नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, कुछ नहीं है, ये सारा वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो हर बार आंसर यही आएगा। समझा कि नहीं? गुड। अभी एक और चीज़ है यार, ये तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 10⁻17 को आप क्या समझते हो? पानी का डेंसिटी कितना है? 10⁻3। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻3 और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻17। कितना फर्क है रे? 10⁻14 जितना। अब समझो पानी का डेंसिटी 10⁻3 है, फिर भी उसका मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे को पकड़ के रहता है?
एक ग्लास में डाल दो पानी तो सारे इकट्ठा हो जाते हैं ना, है कि नहीं? वो 10⁻³ ओनली, बट इन केस ऑफ न्यूक्लियस इट इज 10⁻17। जस्ट इमेजिन द होल्डिंग पावर टू ईच अदर, एक दूसरे को पकड़ के रखने का कितना मतलब कितना क्लोज होंगे वो लोग, समझ रहे हो आप? न्यूक्लियस के अंदर का डेंसिटी ये है, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो सब एक दूसरे को कितना मतलब टाइटली होल्ड किया होगा, छूटे ही नहीं, यहाँ से छूटे ही नहीं। क्योंकि पानी का डेंसिटी 1000 है, फिर भी उसका मॉलिक्यूल्स हमको नजदीक ही दिखता है, सब कनेक्टेड है। तो इसका तो डेंसिटी 10⁻17 है, कितना गहरा मतलब टफ बॉन्डिंग होगा, है कि नहीं? हाँ, तो ये जो बॉन्डिंग है ना, इस पर ही आगे अपनी डिस्कशन है, दैट इज आवर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, चलो ये बेसिक आपका साइज को लेके क्लियर हो गया, डेंसिटी हो गया, रेडियस हो गया, मामला खत्म। ले लो स्क्रीनशॉट इसका एक अच्छा सा। ओके, अभी बाइंडिंग एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी को और भी क्लियरली पढ़ना है तो हमको पहले आइंस्टाइन का रिलेटिविटी पढ़ना होगा। आपकी बुक में है एक छोटा सा पैराग्राफ, तो हम पढ़, ऐसे तो रिलेटिविटी पे बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है 2-4 घंटे का, लेकिन हम अभी स्टिक टू द टेक्स्ट बुक रहेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लेक्चर है, ठीक है? आइंस्टाइन ने क्या बोला था? आइंस्टाइन बाबा ने बोला था, देख पहले लोग क्या मानते थे पता है, पहले के साइंटिस्ट, कि मास एंड एनर्जी बोथ आर डिफरेंटली कंजर्व्ड। मास का कंजर्वेशन एक अलग फिनोमिनन है, एनर्जी का कंजर्वेशन होना अलग फिनोमिनन है। लेकिन फिर आइंस्टाइन ने ये स्टैब्लिश किया कि एक्चुअली मास इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास एनर्जी ही है, मास इज द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड मास ट्रांसफर हो सकता है एनर्जी में। मास एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और भी किसी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, एनर्जी भी मास बन सकता है, बनता है, ठीक है? तो ये सारा थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन कहलाता है। क्या? मास ले लो 2 ग्राम कुछ भी, वो 2 ग्राम में से बहुत सारा एनर्जी निकल जाएगा, वो तो मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर वो सारा एनर्जी पकड़ के वापस इकट्ठा करो तो मास दिखेगा, तो एनर्जी टू मास, मास टू एनर्जी कन्वर्ट होता है, ये आइंस्टाइन बाबा ने स्टैब्लिश किया था। अब कन्वर्ट होता है तो सर मान लो मैं घर से 2 ग्राम लेके आया, अब उसकी कितनी एनर्जी बना के दोगे मेरे को? तो देयर इज अ फॉर्मूला, वो भी आइंस्टाइन ने दिया था, देयर इज अ फॉर्मूला which can answer you in a proper way that how much energy will be converted from how much mass। तो चलो ये 2 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, एक पैराग्राफ है छोटा सा, तो मैं लिखवा देता हूं थोड़ा, हम उसको आज का अपना क्वेश्चन 7 समझेंगे। चलो तो 2-4 पॉइंट्स लिखने हैं, तो वही लिख दे पहले कि आइंस्टाइन बाबा ने ये दिया ना, उससे पहले ये माना जाता था कि मास कंजर्वेशन इज डिफरेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन इज डिफरेंट, दे बोथ आर नॉट रिलेटेड फिनोमिनन। मास कंजर्वेशन इज डिफरेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन इज डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट फिनोमिनन। बट यहां पे रेड कलर से बट लगा देता हूं, बट आइंस्टाइन स्टैब्लिश दैट व्हाट, तो उसको यहां पे अब लिखो अच्छा पॉइंट करके कि मास इज एक्चुअली अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, इसको इसलिए बड़ा वाला सिग्निफिकेंट सिंबल क्यों बनाया मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिखना, ये वरना इस थियरी में कुछ नहीं है। वन मोर, मास कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और सम अदर एनर्जी ऑल्सो, द रिवर्स इज ऑल्सो राइट, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, एनर्जी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू मास, ठीक है? और इनके लिए आइंस्टाइन बाबा ने एक दांसू फॉर्मूला भी दिया था, जिसको मैं यहाँ पे बीचों बीच लिखूंगा। जैसे वो क्वेश्चन नहीं था कि सर मैं 2 ग्राम मास लेके आता हूँ आपके पास, आप कितना एनर्जी बना दोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है E
हाँ पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, बोलो क्या बात है, वेरी गुड। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। जैसे आपके पास 2 ग्राम मास है तो रख दो यहाँ पे, फिर इंटू सी कर दो। सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यस यस, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर। तो नाउ इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट दैट हाउ मच मास is converted into that much energy. It is very easy to calculate with the help of this formula. Okay. अब यहां से अपन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी, ओके चलो अब मास डिफेक्ट पे बात करते हैं। मैं आपको मास डिफेक्ट समझाते समझाते बाइंडिंग एनर्जी पे ले जाऊंगा, ठीक है। मैं अब ये मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा, टेक्स्ट बुक की लिखी लिखाई लाइनें नहीं पढ़ूंगा। देखिए इस थियरी को 2 टाइप से पढ़ा सकता है इंसान, या तो टेक्स्ट बुक में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आके प्रॉपर डिलीवर करो और फिर उस पॉइंट पे डिस्कशन करो कि ये क्या हो रहा है। एक ये तरीका है, मेरा तरीका इससे थोड़ा उल्टा है। मैं कुछ ना कुछ डिस्कशन करूंगा और लास्ट में आपको यहाँ पे लाके पटक दूंगा मास डिफेक्ट और आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलो मेरे तरीके से पढ़ते हो, नहीं मजा आया तो फिर आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो जाना ही है, उसमें तो कोई मना ही नहीं है। चलो देखो, अब इमेजिन करो जैसे आपके पास 10 एप्पल्स हैं, यू हैव 10 एप्पल्स। मैं अब एक ऐसा फिनोमिनन बता रहा हूँ जिस पे आपको भरोसा नहीं होगा। मुझे भी नहीं हुआ था जब पहली बार मास डिफेक्ट पढ़ा ना लाइफ में एज ए स्टूडेंट, मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था। फिर समझा तो पकड़ में आ गया, हाँ यार ये तो सच है, ये तो सच है। देखो आपके पास 10 एप्पल्स है, हर एक एप्पल का वेट कर लो, मास देख लो, उसको वेट स्केल में रखो और देखो, चल भाई तू 200 ग्राम का आ जा साइड में। फिर एक और एप्पल रखो, उसको भी उठा के बोले भाई तू भी 200 ग्राम का चला जा। ऐसे 10 टाइम्स यू टेक एप्पल एंड कैलकुलेट द मास। कितना मास आएगा टोटल? 2 kg, राइट ऑब्वियसली। तो चलो देखो ये रहे 10 एप्पल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हालांकि एप्पल जैसे दिख नहीं रहे हैं बट आपको एक्सेप्ट करना है कि ये सर ने एप्पल ही बनाए हैं, ठीक है। ओके 10 एप्पल्स ईच ऑफ 200 ग्राम। So total mass of these apples in free situation, they are not right now binding with anyone. अपन ने एक ही एप्पल उठाया, एक उठाया उसको रख दिया, दूसरा उठाया उसको भी रख दिया है। अभी सब एप्पल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इन फ्री सिचुएशन, ये फ्री सिचुएशन है इन लोगों का। 10 into 200 ग्राम, so it will become 2000 ग्राम। So finally it is called 2 kg. I am trying कि this theory may prove my finest theory of atom and nuclear segment. I am trying to make this theory the finest theory from atom and nuclear segment by सोहम सर, ठीक है। 2 kg का हो गया ये। अब मामला कुछ और करते हैं। अब इन एप्पल्स को एक काम करो, गम से चिपका दो। गम ऐसा लेना बिल्कुल उसका मास सारे 10 के 10 एप्पल को चिपकाओ एक दूसरे का, गम का मास ही निगलेक्ट हो जाए, इतना हल्का ताकि उसका मास हमको कहीं डिस्टर्ब नहीं करे। समझ लो गम जो आपने लिया ना उसका कुछ मास है ही नहीं, बिल्कुल आधा आधा बूंद चिपका है और सारे 10 के 10 एप्पल आपने चिपका दिए, ठीक है। अब वो 10 का 10 एप्पल चिपकाया, उसको एक साथ वेट स्केल में रखो तो क्या मास आना चाहिए उनका? गम का मास अवॉइड कर दो, 10 के 10 एप्पल को एक साथ रखो, 2 kg ना, कॉमन सेंस की बात है। तो मेरा भी 2 kg आया था, मैं भी गया था दुकान पे, फ्रूट वाले की वो क्या बोलते हैं कार्ट, हाँ लारी, अरे वाह अपने घर का वर्ड है लारी। तो गया था फ्रूट वेंडर के वहाँ, मैंने देखा 10 एप्पल का 2 किलो आया, फिर 10 के 10 को साथ में रखा तो भी 2 किलो आए रहे। आपका भी यही आएगा। ये हो गया अपना वेट स्केल, समझो। इसमें रखो 10 के 10 एप्पल को एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एप्पल्स। तो बहुत ऑब्वियस सी घटना है कि यहां पर भी 2 kg ही आना चाहिए। कंडीशन है कि किसी ने एप्पल को खाया नहीं हो कहीं से, मान लो इसमें से किसी ने इधर से खाया उधर से खाया फिर चिपकाया तो मास कम हो जाएगा, नेचुरल है। किसी ने खाया नहीं है कहीं से भी, ठीक है। अब तो सीधा तो यही होता है अपनी लाइफ में, सिंपल चीज है। लेकिन दोस्त न्यूक्लियस के मामले में ऐसा नहीं होता है।
न्यूक्लियस के मामले में अपनी समझ अपने को धोखा दे देती है। न्यूक्लियस के मामले में क्या होता है पता है, जैसे ये एप्पल्स नहीं, मान लो न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन रे। अरे यार, न्यूक्लियस के अंदर जाके जो घुस के बैठे हैं, दे आर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन। अब मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग बोलूं, उससे बेटर एक ही बार मैं न्यूक्लियॉन बोल दूं, है ना। हाँ ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियॉन्स है, तो उनके केस में कैसा होता है पता है, जैसे 2 kg है ना, तो ये मास 1800 ग्राम आता। ले, बिलीव कर सकते हो आप, किसी ने खाया नहीं किसी एप्पल को, ऐसे इंडिविजुअल वेट निकाला तो 2 kg, और एक एक को निकाला तो 2 kg, और सबको साथ में बांध के फिर निकाला तो 1800 ग्राम, ज़्यादा 200 ग्राम गया कहाँ, कहीं एप्पल 9 तो नहीं हो गए। नहीं भी, एप्पल तो उतने ही है। अरे मैं तो बोलूँ 1900 ग्राम आया, चल 1950 आया, ज़्यादा फर्क नहीं तो कुछ तो फर्क पड़ा, ले 50 ग्राम गया कहाँ। तो हम सारे एप्पल को देखेंगे, अरे किसी ने खाया तो नहीं कहीं से, बाइट तो नहीं किया किसी ने इसको, हो सकता है एप्पल है यार, कोई भी बाइट कर ले, भूख लगाओ मुंह को लगाए, बात खत्म। लेकिन न्यूक्लियस के मामले में एप्पल से पूरा उल्टा होता है। जब न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स फ्री स्टेटस में है, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी बाउंडेशन, दे आर इंडिविजुअल एक्टिंग, तब उनका मास करो और उन सबको फिर बांध के न्यूक्लियस बनाओ और न्यूक्लियस का मास करो, कम आता है। समझ में आ रहा है। अब आपका माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कैसे कैसे होता है सर, दिस इज नॉट मॉम्स ब्रदर्स हाउस, मामा का घर तो है नहीं कि कम आ जावे, जबकि किसी ने खाया नहीं, तोड़ा नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे कम आ गया। तो मैंने बोला ना, जब मैं एज ए स्टूडेंट पहली बार ये थियरी पढ़ा था, मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, कैसे थोड़ी होता है यार। लेकिन फिर इसके साथ में आइंस्टाइन बाबा का थॉट लगाया तो पता चला कि हाँ कुछ ना कुछ मास का डिफेक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ मास यहाँ पे डैमेज हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, तो वो वजह को ढूंढते अपन। अब फिनोमिनन समझ गए ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को इंडिविजुअली उठाएं, एक प्रोटॉन तू आ जा भाई, एक न्यूट्रॉन तू आ जा, इनका इंडिविजुअल मास निकाले, फिर इतने ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का जब दे आर इन न्यूक्लियस और हम न्यूक्लियस का मास निकाले तो कम हो जाता है। ठीक है, तो मास जाता कहाँ है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने इसमें जो गम लगाया था ना, बीच में लगाया था ना गम, ताकि एप्पल एक दूसरे के साथ चिपक जाए, दैट नेचुरल गम इज अप्लाइड बाय प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और वो गम कहाँ से बनाते हैं अपना पता है, उनका मास लॉस करते हैं, मास लॉस होता है तो उस मास में से एनर्जी बन के निकल जाता है बाहर और वो लोग चिपक जाते हैं। समझा, इधर कोई गम है नहीं, कहीं कोई गोंद चिपका नहीं रहा है किसी को, मैं ये थियरी आपको चिपका रहा हूँ समझो मेरे तरीके से। तो यहाँ कोई गम है नहीं, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबको जुड़ना है तो दे हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, एनर्जी देंगे तभी वो जुड़ पाएंगे। और एनर्जी कहाँ से लाएंगे, तो अपना मास खोएंगे यहाँ पे, दे विल लूज देयर मास। आइंस्टाइन ने बोला था ना कि मास में से एनर्जी बन जाता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी याद आता है कि अरे हाँ यार आइंस्टाइन ने बोला है, चलो चलो अपना मास दे दो थोड़ा थोड़ा, तो लोग अपना थोड़ा थोड़ा मास देते हैं और उससे एनर्जी बनता है, वो एनर्जी निकल जाता है और ये लोग चिपक जाते हैं। समझा, इसलिए न्यूक्लियस जब बनता है ना तो उसका मास कम हो जाता है। समझ में आ रहा है कि क्यों ये लोग इंडिपेंडेंट है, इन दैट सिचुएशन मास ज्यादा है। इन सबको कलेक्ट कर लिया, न्यूक्लियस बन गया तो मास कम है, क्योंकि न्यूक्लियस बनने के लिए इन सबको जुड़ना था, जुड़ने के लिए बाइंडिंग एनर्जी चाहिए था जो इनको बांध के रखे। कहां से लाते ये लोग एनर्जी, तो उन्होंने अपना मास कंट्रीब्यूट किया और वो मास एनर्जी बन के उड़ गया और ये लोग जुड़ गए, इसलिए बाद में मास कम आता है। समझ में आया, अब एक्सेप्ट हो रही है थियरी की नहीं हो रही है। वरना आप क्या मानते हो, अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन कभी साथ में रह सकते हैं क्या, प्लस प्लस है, कैसे रहेंगे। अब ये आपका न्यूक्लियस है यार, देखो ये न्यूक्लियस है, इतने सारे प्रोटॉन है अंदर, क्या ये लोग साथ में रह सकते हैं क्या। कूलम्बियन रिपल्सन फोर्स, कूलम्बियन रिपल्सन फोर्स, दे विल रिपेल ईच अदर और सब भाग जाएंगे यहां से। फिर भी कूलम्बियन रिपल्सन के अगेंस्ट जाके इनको कोई पकड़ के रखा है, समझा। कूलम्बियन रिपल्सन फोर्स से कोई बड़ी ताकत है जो इनको पकड़ के रखी, इसलिए यहां पे कूलम्बियन फोर्स
काम नहीं कर रहा है क्योंकि उससे ज्यादा कोई फोर्स है जो इनको पकड़ के रखा है। एक्चुअली दैट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन उसको आप यहां से समझ सकते हो ना कि इन्होंने अपना कुछ मास लॉस किया ताकि वे कनेक्ट हो पाए एंड बाउंड बना पाए। क्लियर? तो मास डिफेक्ट समझ में आया कहां होता है? जब न्यूक्लियॉन्स को जुड़ के एक न्यूक्लियस क्रिएट करना होता है तब मास डिफेक्ट होता है। और जो भी मास का डिफेक्ट हुआ ना वो सारा कहां बन जाता है? एनर्जी बन के उड़ जाता है कि नहीं? अब इनको वापस तोड़ना है तो हाँ, तो वो इतना टाइटली जुड़ चुके हैं उतना ही एनर्जी वापस आया। दे आर सेपरेटेड। दैट एनर्जी विच यू नीड टू अप्लाई टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। जितनी एनर्जी से वो लोग बंधे हुए हैं उतना एनर्जी दो, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। समझा कि नहीं बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? अब पूरी बात मैंने आपको समझा दी मेरी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। अब इसको एग्जाम में लिखना भी तो है। तो एग्जाम में क्या एप्पल लिख के आओगे? एप्पल लिखोगे कि सर सपोज वी हैव 10 एप्पल्स। वो नहीं होता था अपना 7-8 स्टैंडर्ड में ऐसे लिखते थे अपन। मेरे को तो आते नहीं थे ऐसे ज़्यादा। तो जैसे पूछा काऊ पे ऐसे लिखो तो काऊ इज आवर मदर। दूसरा पॉइंट, वी कंसीडर काऊ एज आवर मदर इन इंडिया। तीसरा पॉइंट, इन द प्लेस ऑफ मदर वी जनरली इमेजिन द काऊ। मतलब मैं 10 पॉइंट लिख दूं, हर एक पॉइंट में काऊ ही मेरी मदर है। मेरी मम्मी बोले बेटा मैं भी कुछ हूं तेरी लाइफ में तो अपना हाल वो हो जावे इसमें। समझो, इसके प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा हो ना तो एप्पल को लेके 2 पेज भर जावे। सपोज वी टेक 10 एप्पल्स, not a single apple is bitten by anyone, they all are fresh apples, red apples, kashmiri apples। तो एप्पल पे स्टोरी नहीं लिखना है क्या रे? मेरे को बोलने तो दो, दांत फाड़ रहे हो। सुनो, अरे मास्क पहने हुए ना तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग हंस रहे हो, स्माइलिंग कर रहे हो। कोई अपना मास्क निकालेगा नहीं? हाँ, मजाक मस्ती उसमें नहीं। अभी पॉजिटिव हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लासेस बंद हो सकता है। तो सुनो, समझ में आया पूरा स्टोरी? तो एप्पल 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 नहीं लिख के आना है, 10 बार नहीं लिखना है कि काउ इज आवर मदर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट। 10-10 पॉइंट नहीं लिखने उसी पे मेरी तरह। अब इसको थियरिकल पॉइंट्स कैसे डिलीवर करें? तो आई एम हियर, करवा रहा हूं ना। अरे सोहम सर का क्लास है, तू देख। ये पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आया ना? हाँ, तो पहला ही पॉइंट दांसू डिलीवर करते क्या कि न्यूक्लियस का मास कम होता है। न्यूक्लियस का मास कम होता है किसके कंपैरिजन में? किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? इंडिपेंडेंट न्यूक्लियॉन्स। जब न्यूक्लियॉन्स आर इंडिपेंडेंट तब उनका मास कर लो और उन सबको कलेक्ट करके न्यूक्लियस बनाओ, फिर मास कर लो। ये कम होता है न्यूक्लियस का। तो सबसे पहला ही पॉइंट ये डिलीवर करो ना कि मास ऑफ न्यूक्लियस, mass of nuclei is less than mass of sum of mass of independent nucleons। सिंपल, पहला ही पॉइंट ये डिलीवर करो, जो अपन समझे उसी को बोलो कि भाई न्यूक्लियस का मास कम होता है। हाँ, वेरी गुड। अब मास डिफेक्ट को समझा दो। अच्छा एक मिनट, मास ऑफ न्यूक्लियस को अपन समझ लेते कैपिटल M। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर जो बैठा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनका मास, तो जैसे प्रोटॉन का मास हो गया मास ऑफ P। अब कितना प्रोटॉन होता है अंदर? 2, 4, 5, 10, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। n नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय Z। हद करते हो यार, 12वीं में पढ़ रहे हो। Z, अंदर 5 प्रोटॉन है तो Z इज 5, अंदर 10 प्रोटॉन है तो Z इज 10, है ना? तो एक प्रोटॉन का मास इतना, तो इतने का कितना, तो ये प्रोटॉन का सारा इंडिविजुअल मास आ गया। फिर न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास कर लो इंटू n। तो इन सारे इंडिविजुअल मास से न्यूक्लियस का मास कम होगा। एक फॉर्मूला बन गया। कितना कम होगा बोलो? इन सबका 2 kg आया और इसका 1950 kg आया, ग्राम आया, तो कितना कम होगा? 50 ग्राम। किसे पता चलता है? इसमें से इसको माइनस करो। यस, ZMP प्लस
NMN माइनस, और ये कहाँ गया है, तो ये हो गया मास डिफेक्ट, फॉर्मूला बन गया यार। समझ के सब कुछ होता है, रट्टा मारना इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। ये फॉर्मूला आपने खुद ने अभी के अभी समझ के डिलीवर किया, समझ लो, ये याद रह जाएगा लंबे टाइम तक, रटना नहीं पड़ेगा बार बार। आपको पता है कि प्रोटॉन का मास ले आओ, न्यूट्रॉन का ले आओ, टोटल करो, फिर न्यूक्लियस को उसमें से माइनस कर दो, बात खत्म। तो दिस इज योर मास डिफेक्ट, इस वर्ड का मतलब अब पकड़ में आ रहा है। और ये जो मास डिफेक्ट हुआ ये क्या बन जाएगा, एनर्जी, और एनर्जी कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, खत्म है कि नहीं। और यही हो जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी। जितना मास डिफेक्ट हुआ उतना ही एनर्जी अंदर से निकल के चला गया बाहर, अब उतना ही एनर्जी आप दोगे अंदर, तो वापस सब लोग इंडिविजुअल हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड योर बाइंडिंग एनर्जी, सिंपल है ना। हालांकि इसमें और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, जैसे इसको हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजरमेंट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स है, बट दे विल कम ग्रेजुअली इन अपकमिंग लेक्चर्स। आज आपके लिए जितना जरूरी था आपको दे दिया मैंने इन्फॉर्मेशन। तो बाइंडिंग एनर्जी अपना यहाँ पे मेरे हिसाब से खत्म होता है, समझा है मैंने अच्छे से। अब थोड़ा टेक्स्ट बुक में पढ़ो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखो, सारा टीचर पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। अब एक छोटा सा ग्राफ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ग्राफ लेता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा पार्टी, अभी ग्राफ पोर्शन किसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट एटॉमिक मास का ग्राफ है ये। अब ये पहले तो ये वर्ड क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है पता नहीं सब, तो रुक पहले इसका मतलब क्लियर कर देता हूं, फिर हम ग्राफ पे जाते हैं। देखो इधर रफ में देख लो, जैसे ये पूरा न्यूक्लियस है कोई, उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, 10 पार्टिकल है, समझ लो एरिया न्यूक्लियस। अरे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, मैंने थोड़े बड़े शेप में ड्रॉ किए, जैसे ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, अरे 9 हो गए, 10 करो रे, ये रहा एक छोटा वाला। हाँ मान लो ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। इस न्यूक्लियस को तोड़ना है, इन सबको यहाँ से फ्री करना है, तो सपोज यू नीड 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इन सबको यहाँ से फ्री करना है, तो आप 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहोगे, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ इसमें से सिर्फ एक को ही बाहर निकालना है, बाकी सबको ऐसे रहने दो, सिर्फ ओनली 1 न्यूक्लियन वी नीड टू रिमूव फ्रॉम दिस बाइंडिंग सिचुएशन। तो इसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 10, ऑब्वियसली कितना देना पड़ेगा, ये है टोटल बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस को ध्वस्त करने के लिए, और ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हमने क्या किया, 100 को 10 से डिवाइड किया ना, कि टोटल कितने 1 2 3 4 5 10, पूरे को 100 चाहिए, तो इसको कितना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बेसिक सी समझ है, EBN, दिस इज योर EB, दिस इज योर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, बन गया फॉर्मूला, ले बोलो है कि नहीं क्लियर। और ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है वो एटॉमिक मास भी तो ले सकते हो आप, क्यों, किसी का भी जैसे लिखा हो कार्बन का इक्वेशन लिखो, ये आपका एटॉमिक मास है और यही तो टोटल न्यूक्लियन का नंबर भी है, कितने न्यूक्लियन अंदर पड़े हैं, तो ये भी लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो, यही होता है ना। हाँ ठीक है चलो, अब तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो आपको समझ में आया। अब ग्राफ, तो ग्राफ का पैटर्न याद रखो, 4 × 9 है, मतलब 4 लाइन हॉरिजॉन्टल और 9 लाइंस वर्टिकल लेना है। कैलकुलेशन में गलती नहीं करना, ग्राफ में गलती हो जाएगा आपसे। देखो ये रहा पूरा एक बॉक्स, बनाते 2 मिनट का काम है बस, खत्म अब लेक्चर। 4 लाइंस हॉरिजॉन्टल, 1 2 लाइन बनाते हुए खुद भी जाओ साथ में थोड़ा, तो मजा आता है। देखो यहां से स्टार्ट करो, लाइन देखो, ये गया हो गया, रुको रे, हाँ हो गया, एक और लाइन चाहिए, हो गई 4 लाइंस, 4 लाइन बनाई अंदर हॉरिजॉन्टल। नाउ 9 लाइंस वर्टिकल, तो वर्टिकल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यस हो गया बॉक्स कंप्लीट, हो गया ना बॉक्स। बॉक्स पे ये वाला जो एक्सिस है वो दिखाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिखाएगा एटॉमिक नंबर आपको A, ठीक है। अब जो थोड़ा ग्राफ करना है वो थोड़ा धांसू है, गलती हो सकता है इसमें,
यहाँ पे है 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लेवल है एनर्जी का, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6, 8 एंड हियर इट इज 10। अब जो ड्रॉ करना है भैया, देखो कहाँ कहाँ पॉइंट बनाने हैं मैं आपको बताता हूँ। हंसो मत रे, सिर्फ बेईमानी वाला काम नहीं चाहिए, हंसना नहीं है। चलो पहला 1 पे बनाओ, 1 मतलब 2 से थोड़ा नीचे, दूजा 3 पे मतलब 4 से थोड़ा नीचे बनाओ, फिर तीजा 7 पे 1 3 7 मैंने रटा हुआ था पैटर्न, 8 से थोड़ा नीचे बनाओ, बन गया ये पॉइंट, ठीक है। अब देखना पड़ेगा रे, बस रे, अब हंसी मजाक चाहिए नहीं है क्लास में। आपको बोला था मेरे को केमिस्ट्री वाला पोर्शन नहीं आता है, वो खुद को पढ़ना चाहिए ना, ग्राफ मेरे से पढ़ने आए हो यार। चल यहाँ देख, हाँ मेरे को जैसा टूटा फूटा केमिस्ट्री आता है ना मैं पढ़ाता हूँ, देख इसको फिर नीचे लेके जाओ 5 पे मतलब 6 से थोड़ा नीचे, ठीक है। फिर इसको 7 तक ले आओ मतलब ऊपर थोड़ा और, फिर थोड़ा 8 पे ले जाओ इधर, फिर वापस नीचे, फिर थोड़ा ऊपर। इतने डॉट तो बहुत हो गए रे, इतने डॉट भी कर लो आपका नंबर आ जाएगा। अब इसको अब कनेक्ट करते, हंसी मजाक छोड़ो, देखो यहां से कनेक्ट किया, हाँ यस, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप देख लेना टेक्स्ट बुक में, ठीक है। अब यहां से ये आपका सल्फर आया इधर S32, फिर सल्फर से थोड़ा ऊपर, अरे नहीं रे, हाँ बराबर है, सल्फर से थोड़ा ऊपर आएगा आपका आयरन Fe56, फिर ये ग्राफ डाउन जाएगा, डाउन जाएगा, इधर लास्ट में आपका आता है यूरेनियम 238, ठीक है। फिर समझो बस अब यूं बना डालो ना कुछ भी, खत्म केस, तो फिर है ना, बस ऐसे ही आता है केमिस्ट्री अपने को। चलो देखो, अब जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो अच्छे से, हंसी मजाक हम बाद में करेंगे। मैंने इस ग्राफ में गुजराती मीडियम में भी बहुत मजे करवाए थे बच्चों को, उसमें तो एक भी डॉट नहीं करवाया अपने हिसाब से। चलो ठीक है, देखो याद ये रखना है आपको कि सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी आयरन का है, कितना है, इट इज 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे टॉप पे देखो आयरन है पूरे ग्राफ में, और वो 8.75 है ना, तो 8 से ऊपर होना चाहिए, तो देख लो लेवल बनता है 8.75, है कि नहीं। फिर जैसे यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी भी पता है इसमें, यूरेनियम का न्यूक्लियन पर बाइंडिंग एनर्जी है कुछ 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑब्वियसली वो 7 8 के सामने आना चाहिए बीच में। देखो ये रहा यूरेनियम, उठाओ यहां से, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है कि नहीं, तो फिर अब ये तो हो गया आपका एनर्जी का कैलकुलेशन। अब बहुत सीरियस इशू है, इस ग्राफ को लेके 2 टफ पॉइंट है, उन पे बात करनी पड़ेगी। ये ग्राफ हमको क्या समझा रहा है, ये ग्राफ हमको समझा रहा है कि अच्छा ये पूरा एटॉमिक मास यहां से दिखा रहा है, हाँ, जिनका एटॉमिक मास 30 से कम है और 170 से ज्यादा है, उन सबके लिए EBN कम है। देखो आप लगभग ये आपका समझ लो ना 50 है, ये 25 है एटॉमिक मास, ठीक है। अब 50 है मतलब यहाँ पे, यहाँ से आपका 30 हो सकता है ना, इस रेंज से लेके सपोज यहाँ तक आपका 170 आ रहा है, इस रेंज में ये पूरा ग्राफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट लग रहा है मेरे को, तो एक ही लेवल पे लग रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, एलिमेंट्स न्यूक्लियस देयर A between 30 and 170 ग्राफ फॉर देम इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ग्राफ है इन लोगों का। देख लो आप, सीधा लाइन जैसा ही दिख रहा है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहे हैं, है ना। और ये थोड़ा जो उतार चढ़ाव दिख रहा है वो पॉइंट में माइनर फर्क होगा, तो इसलिए हमने लिखा है ऑलमोस्ट कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट नहीं लिखा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है पक्का। अब देख ये 170 से जो डाउन जा रहे हैं उनका एनर्जी कम है, और 30 से पहले वालों का भी एनर्जी कम है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन 170 लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सिंपल है कि नहीं। अब एक और अच्छा ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूं, ये इंफॉर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन नहीं है। जो लाइट न्यूक्लियाई है, अब यहां से जो ये लास्ट बता रहा हूं 2 मिनट, फिर अपना लेक्चर खत्म, ये समझ लो अगले लेक्चर का फाउंडेशन दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा पढ़ के आओ,
ये इस थियरी का नेसेसिटी नहीं है पॉइंट्स, लेकिन अगले लेक्चर के लिए फाउंडेशन बना के दे रहा हूं आपको। जो लाइट न्यूक्लियाई है उनके लिए n और z का रेशियो ऑलमोस्ट 1 होता है। किसके लिए? लाइट वेट न्यूक्लियाई, उनके लिए n/z क्या होता है? ऑलमोस्ट 1। कैसे? लाइट न्यूक्लियाई में कुछ भी ले लो, जैसे कार्बन ले लो यार, कार्बन क्या है? 6C12 है कि नहीं? अब कार्बन का न्यूक्लियस ड्रॉ करोगे तो अंदर 6 प्रोटॉन डालोगे और 6 न्यूट्रॉन डालोगे, वेरी गुड, है ना? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम z बोलते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को n बोलते हैं, तो वो भी 6 वो भी 6, तो रेशियो 1 ही होगा ना। तो लाइट न्यूक्लियाई के लिए n और z का रेशियो ऑलमोस्ट 1 होता है, समझा? लेकिन यही बात करते हैं हैवी न्यूक्लियाई पे। हैवी न्यूक्लियाई उनके लिए n/z ग्रेटर देन 1 होता है। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे यूरेनियम तो हैवी है ना, अरे 238 उसका एटॉमिक मास है यार, कितना हैवी होगा। तो यूरेनियम का स्ट्रक्चर देखो भाई, कवर हो रहा है ना कैमरामैन? हाँ, यूरेनियम का स्ट्रक्चर देख, जैसे यूरेनियम को कैसे लिखते हैं? 92 यूरेनियम 238, है कि नहीं? अब यूरेनियम में z कितना है? 92, इसको z बोलते हैं, तो विच इज योर 92। न्यूट्रॉन कितना है? तो इसमें से इसको माइनस करेगा तो मिलेगा 6, 10, 11, 12, 13, 4, 146। न्यूट्रॉन आया 146, तो विच इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, है कि नहीं? तो कुछ चीजें ऐसी, ये समझ में आ रहे? फास्ट पढ़ा है मैं बच्चे, जैसी चीज है कि यूरेनियम हैवी न्यूक्लियाई है, तो उसमें देख लो प्रोटॉन 92 है ओनली, बट न्यूट्रॉन्स आर 146, तो ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा। अब ये आपको क्यों बोला कि अगले लेक्चर का ये फाउंडेशन है? आगे जाके आपको अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके सब सीखना है। क्यों ये सब डीके होता रहता है? हैवी न्यूक्लियस में से कुछ ना कुछ एमिट क्यों होता रहता है? तो दे आर अनस्टेबल, उनके इस रेशियो के इक्वल न होने से दे आर अनस्टेबल, तो वो कुछ ना कुछ अंदर डैमेज करते हैं अपने न्यूट्रॉन्स को और उनको, और कुछ ना कुछ बाहर निकालते हैं। तो ये सारा बड़ा रहस्य है जो अगले लेक्चर में आएगा, और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो थोड़ा एडवांस पढ़ के आए तो उसको और भी मजा आएगा। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय। और इसको अच्छे से करना, मेरे जैसा नहीं करना बिल्कुल, है ना? बाय।